any doubt in the homework that I gave you last lecture? मैम थर्ड एमसीक्यू. थर्ड एमसीक्यू. चलो थर्ड एमसीक्यू देखते हैं. तुम्हारा थर्ड एमसीक्यू कहता है बेटा, here is your third MCQ. Total number of protons in 36 ml of water at 4 degrees Celsius और डेंसिटी वगैरह सब दी है. तो क्या करना है? वाटर का वॉल्यूम दिया है 36 ml, वाटर की डेंसिटी दी है 1 ग्राम. तो इससे तुमको वाटर जो लिक्विड है उसका मास मिल जाता है. तो थर्ड एमसीक्यू में the mass of water क्या हो जाएगा? बोलो. Your density is mass by volume, right? So your mass is
कैन यू हियर मी नाउ? सुनाई दे रहा है आपको? ओके, सो टेल मी नाउ, वी आर सॉल्विंग डाउट. समबडी आस्क्ड मी. यस मैम. आ रहा है आवाज? ठीक है, कुछ तो इशू था बीच में, पता नहीं, डिस्कनेक्ट हुआ था. आई ट्राइड टू रिकनेक्ट. तो अगर अभी आवाज आ रहा है तो प्रॉब्लम नंबर 3 किसी ने सॉल्व करने के लिए बोला था, तो आप सॉल्व. तो इसमें 2 मोल्स आ गए हैं. 2 मोल्स में इतने मॉलिक्यूल्स है, फिर 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिनने हैं. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कैसे गिनेंगे? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नथिंग बट एड योर एटॉमिक नंबर. तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 8 ऐड किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 10. तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स है, तो इतने मॉलिक्यूल में 20 into एवोगैड्रोस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे. तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 3. आगे बढ़े. Any other doubt from the homework anyone has? कोई डाउट है तो आगे बढ़ू मैं. तो अभी एक दो कुछ अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करते हैं. अगर डाउट नहीं है तो लेट अस डू सम गुड प्रॉब्लम्स, couple of good problems on mole concept, and I will teach you ahead. Okay, is what we will be doing now. So I'm taking a problem. मैम. हाँ बोलो बेटा. 7th वाला मैम. वो एक ही बार पूछो ना, कितना बार मैं पूछ रही हूँ. ये किसी को ज्वाइन करना है. मैंने मीटिंग कर दी लॉक, मुझे मैसेज कर रहा है अभी, रुको, क्या करे. तो कौन सा प्रॉब्लम चाहिए तेरे को अभी? 7th वाला मैम. ओके, तो 7th वाले प्रॉब्लम में क्या करना है? 7th वाला प्रॉब्लम कहता है, ओके, द एलिमेंट A atomic weight 75 and element B atomic weight 32. तो एक एलिमेंट दिया है A जिसका वेट 75 है, दूसरा B है जिसका वेट 32 है. Combine to form a compound X. If 3 moles of B combine with 2 moles of A to give 1 mole of X, the weight of 5 mole of X will be. तो ये प्रॉब्लम सिंपल है, जैसे बोला है वैसे करके जाओ. So what are we doing? They are talking about 2 elements A and B. A and B is reacting. So problem number 7 में there is a reaction between A and B. और दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड X बना रहे हैं. जैसे 3 मोल ऑफ B, तो जो कॉम्बिनेशन है B के 3 मोल्स आर रिएक्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ A, A के 2 मोल्स. तो 2 मोल A के हैं, 3 मोल B के हैं. ओके, एंड इससे 1 मोल ऑफ A मिलता है. तो ये जो 1 मोल ऑफ A होगा ना, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? A2B3. So what you get is A2B3. इतना तक समझ में आया? तो मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा A2B3 which is 1 mole. अभी can I calculate the molecular mass of A2B3? I can, as I am having atomic mass of A and atomic mass of B. तो आपका A का एटॉमिक मास है 75, तो 75 into 2 हो जाएगा, और B का एटॉमिक मास दिया है 32, तो ये 32 into 3 हो जाएगा. तो बताओ क्या आंसर आया? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A2B3? 75 2 का हो गया 150, और 32 3 का हो गया 96. 246.
प्लस 96, राइट, 150 प्लस 96 करना है। तो इस मॉलिक्यूल का मोलार मास हो गया 246 ग्राम्स। 246 जो मोलार मास होता है इन ग्राम्स, ये क्या होता है, दिस इज अ मास ऑफ 1 मोल of A2B3, which is nothing but 1 mole of X. तो 1 मोल ऑफ X का मास आ गया हमको। ओके, तो इससे हमको क्या आंसर निकालना है 246 के बाद में, द मास ऑफ 5 मोल ऑफ X। तो 5 मोल ऑफ X के लिए मुझे क्या करना है, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना। सो देयरफॉर mass of 5 mole of X will be 5 into 246 grams. 5 into 246 करो, क्या आंसर आएगा बोलो? 1230 1230 grams. 1230 grams. किलोग्राम में लिखना है तो 1.23 kilograms. So can you see that as an answer? दिख रहा है आंसर कहीं पे? मतलब ये आंसर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आप पिक करोगे? नन वाला एक ऑप्शन दिया है ना। ऑल क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 7। Yes, miss. आगे बढ़े। Yes, ma'am. चलो, एनी अदर डाउट इन 1 to 15 anyone has? अगर 1 to 15 में कोई डाउट नहीं है, ओके, किसी को भी नहीं है 1 to 15 में कोई डाउट, तो आई टीच यू अहेड। अभी क्या करना है, अभी मोल कंसेप्ट सिखा के हो गया। आई गेव यू डेफिनेशन ऑफ मोल्स। I'm just handpicking couple of more problems from mole concept, doing that, okay, and we go ahead, we learn something ahead in mole concept. Some more calculations I will be teaching you now in mole concept. Okay, so I'm writing a problem, copy that, and we will try solving this problem. To solve this,
हो रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम जम रहा है कि नहीं? How to go about it? कैसे करोगे? You can calculate mass of 10 raised to 21 molecules of CO2. So what you already know here is कि अगर Avogadro's number of molecules होते हैं, कितने molecules है, तो उनका मास 44 ग्राम्स है। तो 10 raised to 21 molecules का जो मास होगा वो कितना होगा? So this mass simply will be 44 into 10 raised to 21 upon Avogadro's number. ये जो आंसर आएगा ये 10 raised to 21 मॉलिक्यूल्स का मास है, जिसको आप 200 से माइनस करो तो आपको आ जाएगा weight of CO2 left. So do this calculation. Tell me how much is this mass coming? We go ahead. कितना आ रहा है? How much is the mass coming? 126.9 ग्राम। कैलकुलेशन में एरर है बेटा। 126.9 क्या हो गया? ग्राम। ये कैलकुलेशन का आंसर, ये कैलकुलेशन का आंसर क्या आ रहा है? 73.1 ग्राम। 73.1, ठीक है। तो यू कैन टेक दिस एज 73.1 आ गया ग्राम्स। चेक द यूनिट्स। यूनिट देखो बेटा, यहाँ पे 44 ग्राम्स है। तो आपको अगर आंसर मिलीग्राम्स में चाहिए तो आपको ये 44 को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी इसका जो आंसर आएगा ना आपका 73.1 बोल रहे हो ना, कितना आ रहा है? 73.0605, ठीक है। 73.05 ले लेती हूँ। ये 73.05 अभी आएगा मिलीग्राम। अगर ये ग्राम में रखा तो आंसर आएगा 0.0
0.07 grams. तो grams to milligram conversion है, तो I have multiplied by 10⁻³ मतलब मैंने convert कर दिया. इतना CO2 हमने निकाल दिया. So you can get weight of CO2 left behind. How much is left behind? So you started with 200 milligrams और उससे 73.05 मिलीग्राम चले गए. तो कितना CO2 रिमेनिंग है? 126.95. So CO2 remaining behind is 126.95 milligram. This much is the magnitude. This much is the amount of CO2 remaining behind. Is this clear? अभी क्या पूछा है? इसका how many grams, तो इसको grams में convert करो. How many grams of CO2 are remaining behind? 0.12695 grams. Ma'am, I can't see you. Are you there? I'm there, very much there. Why can't you see me? Ma'am, I'll just restart or leave the meeting and then come. अच्छा, कुछ प्रॉब्लम था तेरे इधर, डिस्कनेक्ट हो गया था तू. हाँ बीच में. तो ठीक है, अभी देख ले, वीडियो शेयर कर लूंगी, उसमें और अच्छे से देख ले. नहीं मैम, हो जाएगा, 1 सेकंड में लीव करके आता हूँ. हाँ, तो ये मैंने एक आंसर मिल गया. हाउ मेनी ग्राम्स वाला आंसर. हाउ मेनी मोल्स के लिए क्या करना है? हाउ मेनी मोल्स के लिए मुझे वेट इन ग्राम्स को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है. फिर इसके आगे कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल्स of CO2. The number of moles of CO2 will be 0.12695 upon 44. So weight in grams upon molecular mass in grams will be number of moles. तो ये कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा 0.0028 moles. Is this clear? समझ में आया ये प्रॉब्लम? और एक सिंपल सा प्रॉब्लम देती हूँ and then I'll teach you ahead. So the problem says how many electrons are present in say 1 ml water. और वही देता है डेंसिटी दिया है वाटर का. डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 gram per ml.
कैसे करेंगे? 1 ml जो वाटर है वो 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम के मोल्स निकालो, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट द आंसर? इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया आपको? टेल मी। So 1 ml water is 1 gram water. This is where the problem starts. 1 ml water is 1 gram of water. 1 gram water के number of moles हो जाएंगे mass in grams upon molecular mass. इतने moles of water. अभी इतने moles में number of molecules हो जाएंगे 1/18 into Avogadro's number. इतने number of molecules of water. यहाँ तक प्रॉब्लम समझ में आया? अभी पूछा है how many electrons. So we take since 1 molecule of water has 2 plus 8 10 electrons. तो इतने molecules है, इसमें कितने number of electrons? So therefore 1 ml of water has 1 into 1/18 into any molecule. So it is 10 upon 18 into any number of electrons. So you can simply write it as 5/9. Any number of electrons or any answer which is telling this, around this. All clear till here? अभी कुछ बेसिक जो आपको समझना चाहिए, ओके, उसकी बात। कोई भी कंपाउंड का जब भी फॉर्मूला देते हैं तो उससे क्या समझता है उसके कंपोजिशन के बारे में। तो सपोज आई से आई एम हैविंग 1 मोल of sodium sulfate. तो सोडियम सल्फेट के फॉर्मूला में हम Na2 ले रहे हैं, SO4 ले रहे हैं, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट में 2 मोल सोडियम है, 1 मोल सल्फर है और 4 मोल ऑक्सीजन है। Is it clear to you? So your formula tells you the moles of combining atom which is forming that compound. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और सॉल्व किए जा सकते हैं। Say for example, I'll just say give you a simple question. How many number of
oxygen atoms are present in 50 grams of calcium carbonate. 50 grams कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, इसको हम फॉर्मूला देख के सॉल्व करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमारे पास 1 मोल है तो उसमें 1 मोल कैल्शियम है, उसमें 1 मोल कार्बन है, बट उसमें 3 मोल ऑक्सीजन की है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर 1 मोल होता है, 1 मोल CaCO3 है, तो ऑक्सीजन के मोल 3 टाइम्स होते हैं। तो हम 50 ग्राम्स में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, which is 50 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which is 100। तो 50 ग्राम्स मतलब 0.5 मोल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर 0.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट है तो उस 0.5 मोल्स में ऑक्सीजन कितने आएंगे? 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक समझ में आया प्रॉब्लम सबको? तो 50 ग्राम्स इज नथिंग बट 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उस 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अभी क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम, तो 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आटम है, therefore 1.5 या 3/2 into Avogadro's number of oxygen atom. Is this clear to everybody? Ma'am, can you Any doubt anyone has in this problem? ma'am, can you repeat? सुनाई नहीं दे रहा बेटा? Can you repeat, ma'am? को वो 3 मोल का पार्ट समझ नहीं आया, मतलब 50/100 क्यों लिया? 50 अपॉन क्या क्यों लिया? 100 क्यों लिया? हाँ बेटा, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ये मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास इन ग्राम्स दिया है, और ये जो 100 है ना, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 40 + 12 + 48। तो आप मास इन ग्राम्स को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो मुझे 50 ग्राम्स में नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने थे, इसके लिए मैंने 50 ग्राम्स को 100 से डिवाइड किया और मुझे 0.5 मोल्स आ गए। और कोई डाउट है? No, ma'am. तो एक सिमिलर प्रॉब्लम मैं आपको देती हूँ, सॉल्व करूँ, देन आई टीच यू अहेड। To solve this,
तो यहाँ पे भी वही करना है आपको, पहले मोल्स कैलकुलेट करो और फॉर्मूला से कनेक्ट करो और सॉल्व करो। So how many atoms are hydrogen are present in 44.8 liters of ammonia at STP? तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, जो हो जाएगा वॉल्यूम 44.8 लीटर्स अपॉन ग्राम मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, और आंसर हो जाएगा 2 मोल। ये समझ में आया? क्योंकि मोल कंसेप्ट में हमने सीखा है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया at STP is going to occupy a volume 22.4 liters. So 22.4 is 1 mole, and therefore 44.8 liters will be 2 moles of ammonia. अभी अमोनिया का फॉर्मूला देखते हैं। अगर अमोनिया के फॉर्मूला में 1 मोल अमोनिया लिया तो उसमें 3 मोल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम्स है। अभी हमारे पास 2 मोल अमोनिया है, तो 2 मोल्स अमोनिया में 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे। तो हमको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गए जो है 6 मोल्स, बट पूछा मोल्स नहीं है। हाउ मेनी एटम्स? हम सिंपली कहेंगे 6 into Avogadro's number. 1 mole is Avogadro's number of atoms. So 6 into Avogadro's number of hydrogen atoms. तो जो हाइड्रोजन आइटम रहेंगे वो 6 into Avogadro's number रहेंगे। This is clear? तो आज भी मैं आपको और प्रॉब्लम्स होमवर्क में दूंगी मोल कंसेप्ट के सॉल्व करने। ओके, यू विल बी सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस मोल कंसेप्ट। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। बुकलेट से यही पीडीएफ जो शेयर किया है इसी से अभी और कुछ सीखते हैं और कैलकुलेशन सीखते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला जब भी आप देखते हो तो उस फॉर्मूला से जो एटम्स है उसके मोल्स समझ में आते हैं। और फॉर्मूला से क्या समझ में आता है? परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आता है। So next topic that I'm teaching you is percentage composition. And this percentage composition is obviously by mass. इसका मतलब क्या है? Suppose I take an example, water. तो water molecule में by mass, how much is the percent composition of hydrogen? And how much is the percent composition of oxygen? Total mass for 1 mole is 80. But इसमें कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन का है और कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का है, इसको कहते हैं परसेंट कंपोजिशन। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल फॉर परसेंट कंपोजिशन व्हिच सेज अगर मुझे मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट निकालना है, तो क्या करना है? जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड लेना है। अगर हाइड्रोजन है तो इस फॉर्मूला में हाइड्रोजन का जो मास है वो मुझे लेना है। तो इट इज मास ऑफ एलिमेंट in 1 mole of a compound, जो 1 mole of a compound में एलिमेंट का मास है उसे लेना है।
इसको मुझे डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड से। एंड क्योंकि परसेंट है मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मुझे वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, सो फॉर एग्जांपल वाटर का ही लेते हैं। तो वाटर में आई वांट टू फाइंड मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाउ मच इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, 2, divided by how much is the molecular mass of water, 80, multiplied by 100। तो ये हो जाएगा 200 upon 80। When I solve this, I'll get the answer 11.18%। तो वाटर में हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन हो गया 11.1। अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। I will say 100 minus 11.18, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के टोटल कितना है हमारा, दोनों मिला के टोटल हो जाएगा आपका 100। तो आप 100 से 11.18 को माइनस करो, तो इट विल बी 100 minus 11.18। that will be the percent of oxygen, so that is 88.82%। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परसेंट। अगर इस फॉर्मूला से ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है तो आप करोगे 16, दैट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर अपॉन 18 into 100। इससे भी आंसर आपका वही आएगा 88.82%। तो कोई भी आपको कंपाउंड दिया है जिसमें फॉर्मूला दिया है, तो फॉर्मूला को देख के हम उस कंपाउंड में आसानी से मास परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। So everybody understood how to calculate mass percent? Any doubt in calculation of mass percent? Suppose I am giving you a very simple compound and you calculate percentage composition of various elements in that compound. And you can copy this. जिसमें मैं एटॉमिक मास दे रही हूँ आयन का, बाकी सबके तो आपको आते।
तो FeSO4.7H2O का पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. कितना आ गया? एनीबडी कैलकुलेटेड? 278. सही. बस मास परसेंट वेरियस एलिमेंट्स का आएगा. अगर परसेंट ऑफ Fe देखना है तो फॉर्मूला में Fe 1 मोल है 56 है अपॉन 278 into 100. दिस विल बी मास परसेंट ऑफ Fe. सल्फर देखना है तो 32 अपॉन 278 into 100. दिस विल बी मास परसेंट ऑफ सल्फर. ऑक्सीजन देखना है तो ऑक्सीजन 4 ग्राम एटम इधर है एंड 7 ग्राम एटम इधर है, तो टोटल 11 है. परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 11 into 60 अपॉन 278 into 100. और ये सब आ जाएगा. तो इनको ऐड करके 100 से माइनस करके परसेंट ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट करो. पहला परसेंट क्या आ गया आयन का? व्हाट इज परसेंट ऑफ आयन? बोलो. 20.14. 20.14. करेक्ट. एक ही लड़की काम करती है क्या पूरे क्लास में? बाकी कोई आंसर नहीं देता? दूसरा क्या आया बेटा? Sulfur 11.51. हाँ, परफेक्ट. और ऑक्सीजन 63.3. 63.3. और हाइड्रोजन को ये सबको ऐड करो. 5.03. ओके. ओके. ऑल क्लियर? तो कोई भी फॉर्मूला हमको दिया है
तो से एलिमेंट्स का मास परसेंट आ सकता है। ये बहुत आसान है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी रिवर्स प्रॉब्लम। आपको मास परसेंट का डेटा दिया होगा और मास परसेंट के डेटा से हमको क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला। तो ये रिवर्स हम कैसे करेंगे, कैलकुलेटिंग मास परसेंट from mass percent getting the formula. How do we do that? ये समझाने के लिए मैं कुछ टर्म्स आपको सिखाऊंगी, कुछ डेफिनेशंस बताऊंगी, and we will do the reverse of a problem, जिसमें ये दिए होंगे कि आयरन 20.14% है, सल्फर 11.51% है, ऑक्सीजन 63.3% है, हाइड्रोजन 5.03% है। ये डेटा देंगे और पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, अभी हमने फॉर्मूला से परसेंट निकाले। नाउ आई एम टीचिंग यू रिवर्स हाउ टू गेट परसेंट से फॉर्मूला। अभी ये परसेंट से फॉर्मूला समझाने के लिए मुझे कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको रिवाइज करवानी। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जब भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound. Say for example बेंजीन है, वो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C6H6 है। तो इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स of different types present in a molecule को हम molecular formula से represent। Say I'm having glucose, तो glucose का molecular formula C6H12O6 है। So these are the exact number of carbon atoms, oxygen atoms and hydrogen atoms present in glucose। ये exact molecular formula है। अभी मैं और एक फॉर्मूला आपको समझाऊं, इसको कहते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। So what is the empirical formula of a compound? Empirical formula is a simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. तो empirical formula simply होता है ratio of atoms present in a compound. ओके, अभी इसका मतलब क्या है? अगर मुझे बेंजीन का empirical formula लिखना है, तो बेंजीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है, तो 6 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन इज टू हाइड्रोजन रेशियो 1:1 है। एंड दैट्स द रीजन बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम सिंपली जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में उसका रेशियो लेते हैं। तो C6H6 में रेशियो ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज 1:1 and that is what is the empirical formula for benzene. ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज में कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा 1:2:1 and that's the reason ग्लूकोज का empirical formula CH2 है। So empirical formula does not represent exact number of atoms, but empirical formula से हमको जो atoms present है उनका रेशियो मिल जाता है।
इज दैट क्लियर टू यू? अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने आपको क्यों सिखाया? क्योंकि अगर हमको परसेंट कंपोजिशन दिया है कि इतना परसेंट आयन है, इतना परसेंट सल्फर है, इतना परसेंट ऑक्सीजन है, तो इस डेटा से हम बहुत आसानी से empirical formula find out कर सकते हैं. How to do it exactly I will teach you, but by taking a problem obviously. But we can easily find out empirical formula from percentage composition. तो हम हमारे प्रॉब्लम में सबसे पहले जो डेटा होगा परसेंटेज कंपोजिशन, ये डेटा दिया होगा. इस परसेंटेज कंपोजिशन से हम इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. जैसे ही ये इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते. So I'm giving you a formula how to get a molecular formula from empirical formula, and molecular formula is N into empirical formula. So N into empirical formula is your molecular formula. अभी इसमें आपको N क्या है भाई? N कैसे आता है? ये N is any number 1 2 3 4 N होता है. कहाँ से आएगा ये N? N को कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है. N कैलकुलेट करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए कंपाउंड का, और उस मॉलिक्यूलर मास को आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना है. अभी इसका मतलब क्या है? आई जस्ट टेक ए एग्जांपल ऑफ बेंजीन. फॉर्मूला ऑन द बोर्ड C6H6. तो C6H6 से मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन हो जाता है 78. इंपेरिकल फॉर्मूला मास 12 प्लस 1 हो जाता है 13, एंड 78 डिवाइडेड बाय 13 हो जाता है 6. तो बेंजीन के लिए N है 6. तो अगर बेंजीन का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है CH, इसको मैं N से 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, so I get a molecular formula for benzene, that is C6H6. So is it clear how empirical formula, once you can get a molecular formula. But जिसके लिए कौन सा डेटा चाहिए? मॉलिक्यूलर मास. तो प्रॉब्लम में एक तो मॉलिक्यूलर मास का डेटा डायरेक्टली दिया होता है, जिससे हमको empirical formula से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचाना आसान. या प्रॉब्लम में अगर वोलेटाइल कंपाउंड है तो उसकी वेपर डेंसिटी दी होती है. तो आई विल गिव यू अ फॉर्मूला जिससे हम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रॉम वेपर डेंसिटी, बट दिस फॉर्मूला टू बी यूज्ड ओनली फॉर वोलेटाइल कंपाउंड. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ वोलेटाइल कंपाउंड, ये भी फॉर्मूला में शेयर कर रही हूँ. तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वोलेटाइल कंपाउंड? सबको पता है वोलेटाइल कंपाउंड क्या है? नो मैम. वोलेटाइल कंपाउंड वो होता है जो आसानी से इवेपोरेट होता है. ओके, आसानी से गैसियस स्टेट में चला जाता है. ओके, तो वेपर डेंसिटी एक्चुअली गैस की होती है, सॉलिड या लिक्विड की नहीं होती. तो ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा आपको गैस के लिए यूज करना है. फॉर गैसियस कंपाउंड्स, जो मॉलिक्यूलर मास है गैसियस कंपाउंड का, वो अगर वेपर डेंसिटी का डेटा दिया है, ये अगले लेक्चर में प्रूफ करके दिखाऊंगी. तो मॉलिक्यूलर मास फॉर अ गैसियस कंपाउंड
is nothing but 2 into its vapor density. वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन भी बताऊंगी और इसको प्रूव करके भी बताऊंगी. फिलहाल की कैलकुलेशंस के लिए ये फॉर्मूला एज इट इज लिखो. तो अभी मैंने कुछ डेफिनेशंस, कुछ फॉर्मूलाज दिए है, ये कॉपी करो. कैसे ये टाइप के प्रॉब्लम करने हैं, वी स्टार्ट सॉल्व. So I'm writing a particular problem on the board which we will solve to understand how to go about it. इसमें हम परसेंट कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचेंगे. From percent composition given, how to get a molecular formula is what we are learning. तो मैं एक प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख रही हूँ, ये साइड पे, आप तब तक ये साइड कॉपी करो. तो किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. ओके, ग्रेट. अगर आप आईसीएससी में थे तो शायद ये वाले प्रॉब्लम्स आपको करवाए जाते.
तो ये टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं मैं बता देती हूँ आसानी से। तो जो डेटा दिया है, एलिमेंट मेरा सोडियम दिया है और सोडियम का परसेंट कंपोजिशन 43.4 है। कार्बन दिया है, परसेंट कंपोजिशन 11.3 है और ऑक्सीजन दिया है जिसका परसेंट कंपोजिशन 45.3 है। तो सबसे पहले आपको टोटल करके देखनी है कि क्या टोटल 100 आ रही है कि नहीं। अगर किसी केस में टोटल 100 नहीं आती तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द परसेंट है वो ऑक्सीजन एलिमेंट होता है जिसका परसेंट नहीं दिया होता। अभी इसका मतलब क्या है, परसेंट कंपोजिशन का मतलब क्या है। अगर मेरे पास 100 ग्राम है तो उसमें 43.4 सोडियम है, 11.3 कार्बन है और 45.3 ऑक्सीजन है। तो इससे मैं नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगी। इसके लिए आपको इस नंबर को एटॉमिक नंबर से डिवाइड करना। तो हाउ मेनी एटम्स या हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स विल बी देयर in 43.4 grams, 43.4 upon 23. कार्बन के लिए हो जाएगा 11.3 upon 12 और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 45.3 upon 16. ओके, इससे हमको नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपोजिशन समझ में आएगा। तो पहला कैलकुलेशन 43.4 दिया है और इसको हमको 23 से डिवाइड करना है। सो व्हाट इज द आंसर कमिंग? 18.86 दूसरा 11.3 divided by 12. So this answer is little less than 1. ये 0.9 आ जाएगा। little less than 1 11.3। तो 11.3 को आप 12 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आ गया? 0.94। ये सारे कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के करने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तीसरा कैलकुलेशन, तो ये बेसिक टेबल से जो सबको आ रहा है। तो 45.3 को हमको 16 से डिवाइड करना है। 45.3 डिवाइडेड बाय 16, व्हाट इज द आंसर कमिंग? 2.83। तो ये इतने एटम्स है। अभी इंपिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है? इनका आपस का एटॉमिक रेशियो वो कैसे आता है? इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है इससे सबको डिवाइड करना है। इन सिंपल वर्ड्स, कार्बन को 1 बनाएंगे तो कितना सोडियम होगा और कितना ऑक्सीजन होगा ये कैलकुलेट करना। तो एटॉमिक रेशियो का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे सभी एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करो। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.94 upon 0.94. So this is almost equal to 2. This is 1. और ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 3 है। तो ये मुझे मिला लीस्ट रेशियो, रेशियो ऑफ सोडियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन, जो आ गया 2:1:3। और जो आपका लीस्ट रेशियो होता है वही आपका क्या होता है? इंपिरिकल फॉर्मूला। तो हमको इस कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला मिल गया जो है Na2
CO3 और इस प्रॉब्लम में इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा है। तो मैंने आपको परसेंट कंपोजिशन से इंपेरिकल फॉर्मूला तक कैसे पहुंचना है बता दिया। इज दिस मेथड क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको समझ में आ गया? Anyone has any doubt in understanding this? तो इसको कॉपी करो, फिर अगला प्रॉब्लम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला लेते हैं। ओके, ये अगला प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो, इंपेरिकल फॉर्मूला तक पहुंच जाओ।
क्या आ रहा है बोलो? तो इसमें टोटल 100 नहीं हो रहा है ना, सबसे पहले टोटल करके देखो, टोटल 100 नहीं हो रहा है मतलब और एक एलिमेंट प्रेजेंट है और वो ऑक्सीजन है। कौन बड़बड़ कर रहा है? ऑडियो किसका ऑन है? So when you add this, the total is not coming 100. मतलब there is a fourth element present, and that you have to take it as oxygen. तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना आ रहा है? 26.63. हाँ 26.63 आ गया। अभी आगे का कैलकुलेशन करो। तो अभी इस परसेंट को हर एक के एटॉमिक मास से डिवाइड करना है टू गेट अ एटॉमिक रेशियो। बोलो फटाफट क्या आंसर आया? 20/12 1.66. 1.66 ओके। और 46.67 डिवाइडेड बाय 14 3.33. 3.33 और 26.63 डिवाइडेड बाय 16 1.66.
फिर से 1.66, तो लीस्ट नंबर ये 1.66 है, ये हो गया 6.7 अपॉन 1.66 का आंसर ऑलमोस्ट 4 हो जाएगा। ये 2 है और ये 1 है, राइट। तो हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? Your empirical formula is CH4N2O। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तक हम आ गए। अभी प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाना है। मुझे n फाइंड आउट करना है। n का फॉर्मूला क्या है? योर n इज मॉलिक्यूलर मास जो दिया है 60 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 28 प्लस 60, राइट। सो व्हाट इज द टोटल? बोलो क्या आ रहा है टोटल? 60 आ रहा है। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो है वो सेम एज मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसके लिए n क्या होगा? n होगा 60 जो कि मॉलिक्यूलर मास है अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, दैट इज 1। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, क्योंकि योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर ये n1 है तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4N2O। समझ में आ रहा है? अगर ये मॉलिक्यूलर मास 60 के जगह 120 दिया होता तो N2 आ जाता, और फिर हम N को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करते और हमारा आंसर C2H8N4O2 हो जाता। Did you got it? How to go about it? सबको समझ में आ रहा है? Anyone has any doubt? All clear till here? चलो, तो हमने आज परसेंटेज कंपोजिशन से हाउ टू गो टिल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंटेज कंपोजिशन तक भी हम आए। अब एक छोटा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा टाइम है तो एक छोटा सा कंसेप्ट कर देती हूँ आज के लेक्चर में, अ कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्या कंसेप्ट है और कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स में, सो कैन आई क्लियर द बोर्ड? Yes, ma'am. So I'm clearing the board। तो ये टाइप के प्रॉब्लम्स हो गए, आज होमवर्क में दूंगी तो अच्छे से प्रैक्टिस करना परसेंट कंपोजिशन वाले प्रॉब्लम्स की। फॉर्मूला टू परसेंट कंपोजिशन टू फॉर्मूला। तो होल कंसेप्ट के बाद में ये सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम्स हमने देखे। तो अभी जो मैं सिखा रही हूँ वो उन कंपाउंड्स के लिए है जिनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका फॉर्मूला हम जैसे बेंजीन का या ग्लूकोज का मैंने रिप्रेजेंट किया, वैसे इनको फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो कोई पॉलीमर है या कोई बड़ा बायोमॉलिक्यूल है
जिसका फॉर्मूला ही हम ठीक से नहीं लिख सकते, और फिर ऐसे कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो हमको अल्टरनेट मेथड से, किसी दूसरे मेथड से, किसी एनालिसिस से वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, मैं एक प्रॉब्लम देख के आपको समझाती हूँ। So I'm giving you a problem which says a sample of potato starch contains, तो starch है ये, तो starch is a polymer, तो इसका कुछ एनालिसिस किया। A sample of potato starch contains 0.086% फॉस्फोरस। तो किसी एलिमेंटल एनालिसिस से इसमें इतना फॉस्फोरस है ये हमको पता है। अभी हिंट क्या है, इफ द मॉलिक्यूल, ये जो भी बड़ा मॉलिक्यूल है पोटैटो स्टार्च का, इफ each molecule is assumed to contain one atom of phosphorus, तो एक मॉलिक्यूल में एक एटम फॉस्फोरस का है। तो इस डेटा से प्रॉब्लम में पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास, या व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्टार्च। इस डेटा से स्टार्च का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। तो कैसे हम इस डेटा से स्टार्च का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ये समझते हैं। द टोटल हिंट इज, एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फोरस का एटम है। तो अगर मैंने एक फॉस्फोरस का एटम लिया तो इसका जो एटॉमिक मास है, ओके, या इसका आई शुड से ग्राम एटॉमिक मास, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31 ग्राम्स है। तो जो भी मॉलिक्यूल है उसमें फॉस्फोरस इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना प्रेजेंट है, 31 ग्राम्स प्रेजेंट है, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल में एक ही एटम फॉस्फोरस का प्रेजेंट है। तो प्रॉब्लम सिंपल हो गया। परसेंट दिया है, परसेंट का मतलब क्या है, टोटल 100 है तो फॉस्फोरस 0.86 ग्राम प्रेजेंट है। तो आई विल सिंपली से 0.086 grams of phosphorus, then the total mass is 100 grams. If the phosphorus is 31 grams, then how much is the total mass? And this is going to be the molecular mass of the compound, which will be simply 31 into 100 divided by 0.086. When we calculate, you will understand a big number comes. ये कैलकुलेट करके देखिए, एक बड़ा सा नंबर आएगा और तभी आपको रियलाइज होगा कि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसका हम मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला लिख के एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करके नहीं कर सकते, जो टिपिकल मेथड है उससे नहीं कर सकते। ऐसे कोई एलिमेंटल एनालिसिस का डेटा दिया होगा और उसी से हमको ऐसे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। To do this calculation, tell me the answer. I will give you one more similar problem like this.
मैम 36,51162,7906 36,000 कितना बोला है? 46 46.5 point चलो इतना लिखते हैं। तो समझ में आया 36,046 ग्राम्स। तो इसका इतने एटम्स का फॉर्मूला लिख के ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये ह्यूज मॉलिक्यूल है, ये एक पॉलीमर है, और जिसका ऐसे ही किसी एलिमेंटल एनालिसिस से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं और एक प्रॉब्लम दे रही हूँ जिसको सॉल्व करते हैं। तो ये मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास पूछ रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास में आपको ये अज्यूम करना है कि वन मॉलिक्यूल कंटेन्स वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। इस assumption पे सॉल्व करो। This is what is the meaning of minimum molecular mass. मैम मेरे को 60,000 आ रहा है आंसर।
60,000 आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कितना ज्यादा है, राइट? तो आप इसमें कैसे करोगे? आपका 0.04 ग्राम्स मैग्नीशियम है, तो टोटल मास 100 ग्राम्स। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है। 24 ग्राम्स अगर मैग्नीशियम है तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 24 into 100 upon 4 into 10⁻²। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 into 10⁴ grams. That is 60,000. तो इतना ज्यादा 60,000 क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल। एंड देन यू रियलाइज कि 60,000 जितना मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं होता। तो ऐसे मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए ऐसे एलिमेंटल एनालिसिस करके इनडायरेक्ट मेथड से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। So is everybody clear with the problems that we did today? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है आज जो भी सिखाया उसमें? तो पिछले बार के 1 to 15 प्रॉब्लम्स के डाउट भी डिस्कस हो गए आज। ओके, तो आज और होमवर्क आएगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो थियरी से क्या क्या पढ़ना है, आज के नोट्स तो है आपके पास, ये छोड़ के बुकलेट से क्या पढ़ना है और कौन से प्रॉब्लम्स बुकलेट से करने हैं, ऑल दिस आई विल पुट इन द ग्रुप। ठीक है, तो रिवाइज करना अच्छे से, पढ़ के आना अगले लेक्चर के लिए। और जो भी होमवर्क है अगर रेगुलरली करोगे, रोज करोगे होमवर्क, तो आपका बैकलॉग पाइल नहीं होगा। और लेट गो करोगे, नहीं करोगे, तो फिर एक दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बैकलॉग में रह जाएंगे और आगे जो चल रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं होमवर्क में, ये रेगुलर बेसिस पे करो, क्योंकि when you know how to solve this, then only you can connect to next lecture, then only इस टॉपिक में आगे चल के जो होने वाला है वो आप क्लैरिटी से कर पाओगे। Okay, is that clear everybody? Any doubts? No, ma'am. Chalo, that's it for today everybody. See you next week. Bye. Bye for today.